अधिकतम वहां के चीफ सेक्रेटरी आएंगे, वो हाथ जोड़ के लगेंगे माफी मांगने। फिर सवेरे से शाम तक उनको अगर अगर ये उनको बर्खास्त कर दें अवमानना में कि आप चीफ सेक्रेटरी रहने लायक के नहीं है, 2-3 को बर्खास्त करें, पूरे देश में अवैध काम बंद हो जाएगा। 2-3 डीजीपी को बर्दाश्त करेंगे, पूरे देश में अवैध जो है वो क्या कहते हैं, जो फर्जी मुठभेड़ हो रहा है वो बंद हो जाएगा। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है। इलाहाबाद में कम से कम 3 लाख मकान गंगा के कछार में है, जो अभी गंगा की विकराल बाढ़ में डूब गए थे। वो भी गंगा ने अभी जो है खतरे के बिंदु से जरा सा नीचे ही थी। खतरे के बिंदु से अगर 1 मीटर पानी ऊपर जाता तो आप समझिए वो पूरा मकान ऊपरी मंजिल तक, तीसरी मंजिल तक डूब जाते। अभी तो 1 मंजिल डूबा था। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों नहीं उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है? सीआरपीसी आईपीसी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। देश में रूल ऑफ लॉ है, देश में संविधान है, और जब उसमें कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है तो फिर आप जो उसको अगर उसका अनुपालन सरकारी एजेंसी करती है तो किस आधार पर करती है? वो कौन से कानून का जो है पालन करती है? जंगल के कानून का? कौन से आधार पर मैंने उसका पालन करती है? आप बताइए। आप ये बताइए कि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह और जो उन्होंने जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की, ठीक है, सिख विरोधी दंगे हुए, क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? ये एक प्रकार का उसी हिंसा का प्रतिरूप है कि सड़क पर ले आ दो पूरे परिवार को। ये वही हिंसा है जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी। ये वही हिंसा है जो गोधरा कांड के नाम पर हुई थी, जो गुजरात दंगे के नाम पर हुई थी, कि ऐसा दंड दो सरकार की मिली भगत से। और वो सीधे सीधे अब आ गया उन सब पर, जब कोर्ट का अंकुश लगा तो सीधे सीधे आ गया कि बुलडोजर चला दो। कोई निष्पक्ष जांच होती नहीं, क्योंकि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो भी धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर बटी हुई। बुलडोजर क्या जस्टिस का प्रतीक है या सत्ता के अहंकार का प्रतीक है? पिछले कई वर्षों में खास तौर से जहां बीजेपी की सरकारें रही हैं, वहां पर बुलडोजर का बहुत इस्तेमाल हुआ और बुलडोजर जाति और धर्म देखकर ही पहचानता है अपराधियों के घर, कथित अपराधी। और आपने देखा होगा कि कई मकानों को, कई वैसे राजनीतिक विरोधियों को बुलडोजर जस्टिस के नाम पर उनके मकानों को, उनके भवनों को ढा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि पहचान पहचान के बुलडोजर मत चलाइए। मंदिर हो या दरगाह, कोई भी धार्मिक इमारत लोगों की जिंदगी में बाधा नहीं बन सकती। क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सरकार की ओर से क्या दलील थी और क्या जजों ने कहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वकील हैं, एडिटर हैं। इनसे समझते हैं। और बुलडोजर पे, कई बुलडोजर न्याय पे हम कई एपिसोड ऑलरेडी चला चुके हैं जेपी साहब के साथ। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर। यूपी तो आपका काफी चर्चित रहा बुलडोजर न्याय को लेकर। सर, जी बुलडोजर जस्टिस पर आपको संविधान लागू होने के थोड़ा सा पहले से मैं चर्चा करना चाहता हूं। जी जी जी। देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। पूरे देश में इसको लेकर के आक्रोश था, लेकिन किसी भी जो है वो क्या कहते हैं आपके मराठी या किसी भी आपके चित्त पावन या किसी भी आपके संघी या हिंदू महासभाई के घर पर न कोई हमला हुआ, न कोई बुलडोजर चला। इसके बाद आपकी इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे पूरे देश में हुए, जिसमें आरएसएस की भूमिका भी लगातार बनी हुई है। क्योंकि दिल्ली में भले सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर पर मुकदमा चल रहा हो, लेकिन बाकी जगहों पर जैसे प्रयागराज ही है, मैंने अपनी आंख से देखा कि कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, वो कितने कांग्रेसी थे और कितने संघी थे।
तो जो सिख विरोधी दंगा हुआ उसमें सिखों के धार्मिक स्थलों को भी लूटा गया, उनके घरों को भी लूटा गया, हत्याएं भी हुई, कहानी है। और यहाँ पहले से ही कोई निष्पक्ष जांच होती नहीं, क्योंकि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो भी धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर बटी हुई, उनका भी नजरिया कुछ और होता है। मतलब उसमें जाति धर्म का चश्मा जरूर लगा रहता है, निष्पक्षता से बहुत कम होता है। निष्पक्षता से तभी होता है जब ऊपर से न्यायपालिका का चाबुक पड़े, और न्यायपालिका भी तभी निष्पक्ष होती है जब उसमें भी जो है वो क्या कहते हैं, जाति धर्म के आधार पर बटे हुए लोग ना हो, निष्पक्ष लोग। अब उसके बाद गोधरा का जो तथाकथित कांड हुआ, उसके नाम पर गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, अल्पसंख्यकों को चुन चुन करके जो है टारगेट किया गया, हत्या की गई, लूटा गया, बलात्कार हुए सारी। यहाँ तक कि भाई एक कांग्रेसी पूर्व एमपी को घर से घसीट के लाके बाहर जिंदा जला दिया गया। उनकी पत्नी ने हालांकि काफी संघर्ष किया, और एक एनजीओ की जो है वो तिस्ता सीटलवाड़, जिनके पिताजी जो है एक जमाने में देश के बहुत टॉप न्यायविद माने जाते थे, उन्होंने जो है इसके लिए उनको भी प्रताड़ित अभी तक किया जा रहा है कि उन्होंने क्यों उन लोगों के साथ जो है उनको सहायता की, जो है वो अपना क्या कहते हैं न्याय पाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। अब इसके बाद अब एक्सटेंडेड जो बुलडोजर जस्टिस है वो एक प्रकार से उसी हिंसा का प्रतिरूप है। उसी जो हिंसाएं पूर्व में हुई हैं उन्हीं हिंसा का प्रतिरूप है, तो सीधे सीधे सरकार इस पर उतर आई, क्योंकि इस बीच में न्याय में विलंब के कारण लोग मौके पर ही न्याय देने की प्रवृत्ति इस देश में बड़ी तेज उभरी। क्योंकि अदालत में तारीख तो इसलिए एक्सीडेंट में कोई पकड़ गया तो जो ड्राइवर है, जो मोटरसाइकिल है, जो आपका मोटरसाइकिल चालक है, उसको मौके पर ही लोग इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। कोई चोर पकड़ जाता है, कोई अपराधी पकड़ जाता है, कोई गोली चला के भाग रहा था पकड़ जाता है, तो बजाय इसके कि अदालत में न्याय मिले, उसके अलावा लोग मौके पर ही न्याय देते हैं। इस प्रवृत्ति को जो आपके एक्टिविस्ट पार्टियां हैं वो ज्यादा जो है धारण करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो मौके पर न्याय देने से लगेगा कि हमारी जो है वो क्या कहते हैं हमारे हाथ में सत्ता है और हमारा रसूख है। जबकि आपके सीआरपीसी, आईपीसी या जो भी कानून की धाराएं हैं उनमें है कि जब तक दोषी न सिद्ध हो तब तक कोई दंड नहीं दिया जा सकता। फिर ये जो ध्वस्तीकरण है, बुलडोजर जस्टिस जिसको कहा जा रहा है कि बुलडोजर चढ़ा दिया जाए, या पहले जब गांव में पुलिस जाती थी तो वो जो है वो क्या कहते हैं लाठी से पीट के जो है खपड़ा तोड़ देती थी कुड़की में और दरवाजा निकाल ले जाती थी, उस सब पर कोर्ट की रोक लग गई। तो अब ये नया हुआ कि बुलडोजर जस्टिस की जो जिस पर आरोप लगे उसका मकान गिरा दो। ये एक प्रकार का उसी हिंसा का प्रतिरूप है कि सड़क पर ले आ दो पूरे परिवार को। ये वही हिंसा है जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी, ये वही हिंसा है जो गोधरा कांड के नाम पर हुई थी, जो गुजरात दंगे के नाम पर हुई थी, कि ऐसा दंड दो सरकार की मिली भगत से। और वो सीधे सीधे अब आ गया उन सब पर, जब कोर्ट का अंकुश लगा तो सीधे सीधे आ गया कि बुलडोजर चला दो। अब ये मामला भी जो है कोर्ट में गया, आखिर हाई कोर्ट से जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया, क्योंकि हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिली नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे रहेगा जब तक हम कोई अगला आदेश नहीं देंगे। 15 सितंबर तक स्टे किया था, उसके बाद उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन इस बीच में असम में ये कांड हो गया, बुलडोजर जस्टिस, वहां से अवमानना की याचिका आई। गुजरात में भी हो गया है, गुजरात से भी अवमानना की याचिका आई है जिसपे सुनवाई होनी है। असम सरकार को नोटिस भी जारी हुआ है। अब आज कोर्ट ने कहा कि हम अवैध निर्माण के, ध्वस्तीकरण के मतलब विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो नियम के तहत होना चाहिए और हम उस पर गाइडलाइन जारी करेंगे। क्योंकि उन्होंने जो नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं तो बहस में था नहीं, मैंने तो उसकी प्रोसीडिंग जो प्रिंट मीडिया में आई है वो पढ़ी है,
उन्होंने कहा, इनडायरेक्टली बात यह है कि जब सीआरपीसी आईपीसी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, देश में रूल ऑफ लॉ है, देश में संविधान है, और जब उसमें कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है तो फिर आप जो उसको अगर उसका अनुपालन सरकारी एजेंसी करती है तो किस आधार पर करती है? वो कौन से कानून का जो है पालन करती है? जंगल के कानून का? कौन से आधार पर मैंने उसका पालन करती है? आप बताइए। आप ये बताइए कि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह और जो उन्होंने जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की, ठीक है, सिख विरोधी दंगे हुए, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? उनको फांसी की सजा भी हो गई, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? रंगा और बिल्ला जिन्होंने जनरल को जो है पुणे में जो हत्या की थी, आपका जो है वो क्या कहते हैं, उनको फांसी की सजा मिली, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? तो ये जो बुलडोजर न्याय है वो एक प्रकार से जो हिंसा का या रोड रेज, इसको आप समझ लीजिए कि मौके पर ही न्याय कोर्ट वोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा। तो अगर सरकारी मशीनरी ऐसा करती है तो इसका एक ही अर्थ है कि आपकी पुलिस, आपकी एजेंसी इतनी नकारा है कि वो जो है दोष को सिद्ध नहीं कर सकती। आपका सिस्टम इतना भ्रष्ट है, आपके जो पीठासीन जज हैं वो भ्रष्ट हैं, आपका जो सरकारी वकील है जो आपको रिप्रेजेंट करता है वो भ्रष्ट है, आपकी जो विवेचना की एजेंसी है वो भ्रष्ट है। प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस सुधार में विवेचना पुलिस और कानून व्यवस्था पुलिस अलग अलग किया जाए। आपने आज तक उसको किया नहीं। आप दुनिया भर के पुलिस सुधार और कानून में जो है वो क्या कहते हैं कड़ाई और ये वो करते हैं, लेकिन आप उसको नहीं करते क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता। क्योंकि विवेचना पुलिस अगर कानून व्यवस्था से अलग हो जाएगी और आपके लोग फंसेंगे तो भी वो गलत विवेचना नहीं करेगी, आपको ये डर है, इसलिए आप कानून व्यवस्था के साथ उसको जोड़े हुए हैं। क्योंकि प्राइस पोस्टिंग के लिए पुलिस के दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, जिला पाने के लिए एसएसपी, ये सारे लोग सरकार के सामने लाइन लगा के खड़े होते हैं। यहाँ आप समझिए उत्तर प्रदेश के जो 80 जिले हैं सब जगह रेट है। जो जो 80 जिले में कम जिले हैं, मतलब उस सब जगह रेट है कि यहाँ के एसएसपी की पोस्टिंग का इतना रेट, यहाँ के डीआईजी की पोस्टिंग का इतना रेट, यहाँ के एसपी की पोस्टिंग का इतना रेट। फिर वो आता है तो थाने में पोस्टिंग के लिए जो इंस्पेक्टर थाना है, जो सब इंस्पेक्टर थाना, उसका अलग रेट, चौकी का अलग रेट, ये सब रेट बना हुआ है। ये इसमें कोई ये ओपन सीक्रेट है, ये सब लोग नीचे से ऊपर तक जानते हैं। तो सब बेईमानी होने लगती है। नतीजा है कि आपके लचर विवेचना, लचर रवैये के कारण अधिकांश केस छूट जाते हैं। तो आप उससे निपटने के लिए आप सीधे सीधे बुलडोजर जस्टिस पर लागे। भैया सीआरपीसी आईपीसी या किसी कानून में इसका कहां प्रावधान है? और फिर आप झूठ बोलते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर चाबुक चलाता है तो आप जाके वहां खड़े होते हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं कि नहीं हमने तो अवैध निर्माण पर चलाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो इतने कम जानकार, या जानकार होने के नाते भी वो सरकार को से ये नहीं पूछते कि ये बताओ भैया कि ये जो चालान आपने किया है ये किस सन में किस डेट को किया है और रिसीविंग कहाँ है, और अगर रिसीविंग नहीं है तो क्या इसको अखबार में आपने बड़े बड़े उसमें गजट किया है, प्रकाशित किया है कि ये मकान इस तरह अवैध है और इसको जो है क्या कहते हैं डिमोलिश करने का आदेश है। और फिर जो 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल बिना किसी स्टे के जो आप सो रहे हैं, जो आपने उसका ध्वस्तीकरण नहीं किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन उसमें पोस्टिंग था? उसके बाद कितने आपके विकास प्राधिकरणों में वाइस चेयरमैन आए, नगर निगमों में मुख्य अधिकारी आए, नगर पालिकाओं में आए, सरकार में लोग बैठे हैं, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दे रखा है कि प्रयागराज से लेके नोएडा तक गंगा के किनारे बाढ़ के उच्चतम बिंदु से 500 मीटर दाहिने और 500 मीटर बाएं कोई भी निर्माण नहीं होगा, जो होगा वो अवैध होगा, तो फिर कैसे जो है वो गंगा के किनारे जो है वहां से लेके प्रयागराज से लेके पूरा कछार में जो है मकानों से भरता जा रहा है? इलाहाबाद में ही कम से कम 3 लाख मकान गंगा के कछार में है जो अभी गंगा की विकराल बाढ़ में डूब गए थे। वो भी गंगा ने अभी जो है खतरे के बिंदु से जरा सा नीचे ही थी। खतरे के बिंदु से अगर 1 आध मीटर पानी ऊपर जाता
तो आप समझिए कि वो पूरा मकान ऊपरी मंजिल तक, तीसरी मंजिल तक डूब जाते। अभी तो एक मंजिल डूबा था। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों नहीं उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है? और जिन लोगों ने पैसा लेके वो मकान बनवाया, जो इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, लाभली प्रयागराज विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण वगैरह वगैरह के जो प्रवर्तन अधिकारी हैं, जिनको ऊपर अवैध निर्माण रोकने, बुलडोजर कार्रवाई करने का जिनको अधिकार, उन्होंने क्या किया? ये क्या करते हैं कि एक उसमें रख के चुपचाप रख लेते हैं रिकॉर्ड के लिए, बताने के लिए कि हमने चालान किया था। अरे चालान आपने किया था तो क्या चालान रिसीव हुआ जिसने, जो बनवा रहा है? क्या आपने उसके बाद पुलिस से उसको रुकवाया? क्या आपने उसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ तो आप वहां बुलडोजर लेके ध्वस्तीकरण करने गए? इतने लूप होल्स हैं, और ये सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके खत्म हो जाते हैं जब ये कहते हैं कि हमने साथ चालान किया था। अगर चालान हुआ था, ओके ओके ओके, ये नहीं देखते चालान हुआ था तो कब हुआ था, क्या चालान की नोटिस जो है वो मकान मालिक को मिली, और जिसका ध्वस्तीकरण उससे बुला के पूछे आपको मिली? किसी अखबार में आपने गजट कराया, और जबकि है अखबार की जो प्रचलित अखबार सबसे ज्यादा सर्कुलेशन का है, उसमें आपको गजट कराना। ये नहीं कि जो मान्यता प्राप्त अखबार है, केवल जो है जिसकी ऑफिस कॉपी छपती है तो उसको कोई देखता ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आपने गजट कराया है? ये गजट भी ऐसे ही जगह करा के रखते हैं ताकि जो पब्लिक डोमेन में जिसका जो है एक एक कॉपी जिसके सर्कुलेशन में नहीं होती है, केवल सूचना विभाग, डीएम, कलेक्टर के यहाँ वो अखबार वाले भेज देते हैं, वही तीसरी हो जाती है। ये नहीं होता कि अखबार मार्केट में भी है, एक है कि नहीं है। जो प्रचलित अखबार है, जैसे उत्तर प्रदेश में दैनिक जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान है, तो उसमें आप छपवाइए जरा मोटे मोटे अक्षरों में कि हाँ ये तुष्टीकरण का आदेश हुआ है, तो आप बम बम टन टन में छपवा देंगे। अब आइए, आप सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर रिजर्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, सड़क के बीच धार्मिक निर्माण गलत है, अवैध मंदिर दरगाह को हटाना होगा, लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। जो कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है वह डिमोलिशन का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देश भर के लिए गाइडलाइन जारी करेगा, फैसला सुरक्षित होगा और फैसला सुनाए जाने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। तो अब सवाल इस बात का है कि ये रोक जो है, अब ये पालन तो इनको करना पड़ेगा ना, जो अंतरिम आदेश है वो जारी रहेगा, आपसे बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सब नागरिकों के लिए जो है जारी करेंगे। अवैध निर्माण हिंदू मुस्लिम कोई भी कर सकता है, हमारे लिए निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हों। हम सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ या जल निकाय या रेलवे लाइन क्षेत्र पर जो है अतिक्रमण, उसको तो हटाने के समर्थक है, उसको हटना ही होगा। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वह गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर, यह सार्वजनिक में बाधा नहीं बन सकती। लेकिन यहां भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको बाकी तो दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको अपने धर्म का मंदिर नहीं दिखाई पड़ता। मंदिर के डिमोलिशन का मामला वही है जो आपके फांसी की सजा का है। जैसे फांसी की सजा में जब अंतिम मोहर लगने को होती है तो जज साहब लोग दुबले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि रात में ऐसा ना हो कि जिसको फांसी दिलवाए उसका जो है वैसे कंकाल आके हमारे आंख के सामने घूमने लगे, क्योंकि उतनी मानसिक दृढ़ता उनके अंदर नहीं है। वही धर्म भीरुता आपके धार्मिक अतिक्रमण को हटाने में भी जो है सामने आ जाती है। आप मुस्लिम धर्म का जो अतिक्रमण है उसको मुस्लिम अधिकारियों से हटवाइए, जो सिख अतिक्रमण है सिख अधिकारियों से हटवाइए, जो हिंदू अतिक्रमण है हिंदू अधिकारियों से हटवाइए। देखिए आटे दाल का भाव आपको पता चल जाए। उसी तरह लोगों के सामने अगर विकल्प हो, जैसे जज साहब लोग मामले की सुनवाई से हटते हैं, उस तरह विकल्प दिया जाए कि आप इससे में शामिल रहेंगे कि हटेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सारे के सारे हट गए, कोई बचा ही नहीं। तो सारे लोगों की आंख में धर्म का चश्मा लगा है, और इसीलिए लोगों में विद्वेष और उसकी भी भावना बलवती हो रही है कि आप जो है अपना तो बचा लेते हैं, बाकी लोगों का जो है आप गिरा देते हैं। इसी प्रयागराज में पिछले कुंभ के समय जो तैयारी हुई है तो बहुत से धार्मिक स्थल गिराए गए, सड़क चौड़ीकरण हुआ और बहुत से छोड़ दिए गए, बहुत से नए बनवा दिए गए। तो जो नए बनवा दिए गए सार्वजनिक अतिक्रमण करके, वो किस प्रावधान की तरह बनवा दिए गए? क्यों? क्योंकि कोई जो है सरकारी मशीनरी के किसी तंत्र में कहीं फिट था,
तो उसने अपना सामने बनवा लिया, वहां से हटा यहाँ बनवा लिया। किसी कहीं जो है प्रदर्शन हुआ तो वहां जो है किनारे जो है सरकारी खाते से बनवा दिया गया, तो कहीं बनाया गया, कहीं हटाया गया। मतलब आप समझिए कि जो है वो मजार हटा दी गई तो मजार भी दोबारा नहीं बनी, लेकिन मंदिर कई जगह बन गए। तो ये क्या है, कई जगह जानबूझ के छोड़ दिए गए। एक सड़क के इस किनारे मंदिर था, इसको छोड़ दिया गया, इस किनारे वाला ध्वस्तीकरण कर दिया गया, क्योंकि इस किनारे पर जो उस एरिया में जो न्यायविद महाशय रहते हैं वो सवेरे सो को उठ के गंगा जल ले जाके उस पर चढ़ाते हैं, तो वो बच गया। यहाँ हाई कोर्ट के बगल में एक हनुमान मंदिर है, सड़क चौड़ीकरण की जद में आ गया है, लेकिन वकील साहबों के उससे उससे वो जो है अभी तक हट नहीं पा रहा है, आपके बता रहे, जबकि बीच में फ्लाईओवर बन गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्ट बगल में, आपसे बता रहे। तो कहने का मतलब है कि चड्ढी तो नारंगी है, और कुल मिला के मंदिर और उसके ऊपर ही और जो है धार्मिक स्थल पर ही आपकी सारी जो है क्या कहते हैं आस्था टिकी हुई है। फिर छीन छीन के आप कार्रवाई करते हैं, आप क्यों नहीं एक बगहा एक तरह की कार्रवाई सबके ऊपर करते हैं। अगर मस्जिद अवैध है तो मंदिर भी अवैध है, गुरुद्वारा भी अवैध है। यहाँ जीटी रोड पर इलाहाबाद का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, और आपका उसमें अवैध निर्माण है, और आगे वो पोर्टिको भी बना रहे थे, जिस पर जो है वो अखबार में हम लोगों ने तत्कालीन रूप से छापा, रुक गया, लेकिन उसका पिलर का आधा बना हुआ अभी तक है, ध्वस्तीकरण नहीं किया गया। कम से कम 30-40 साल हो रहे हैं, आपको बताओ क्या करेंगे आप। अतिक्रमण के रास्ते में मस्जिद आ रही है, वहां ज्यादा वो है तो उसको भी आप जो है उसका कोना ऐसे निकला हुआ भदोही में आप चले जाइए, फ्लाईओवर बना हुआ, दूसरी ओर जो साइड वाली सड़कें बनी हुई है, जो बीच बाजार में उसका एक कोना जो है क्या कहते हैं आ रहा है, लेकिन अब वो ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। तो सवाल इस बात का है कि इसमें एक रूपता होनी चाहिए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ही नहीं बल्कि एक इसके लिए अथॉरिटी भी बनानी चाहिए ऐसी, जो निष्पक्ष हो, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करे, चाहे जिसका अतिक्रमण हो, चाहे जिसका। मैं किसी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हूं, और मैं व्यक्तिगत रूप से निराकार ब्रह्म का समर्थक हूं, जो आदिकाल से जो वैदिक हिंदू मानते थे, जिसमें कोई आकार नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई जो है उसमें जो है कोई कास्ट क्रीड कुछ भी नहीं था। अगर है तो वो है, और नहीं तो नहीं है। नहीं, बाकी आप हमको नास्तिक मान लिए चाहे जो मान लीजिए, लेकिन मैं कहता हूं मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन मैं ढोंगी और पाखंडी नहीं हूं। तो ये हुआ सर। अब अदालत में जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बुलडोजर जस्टिस कर रही थी, है ना, वो जो है वो समझ लिए कि आपसे बता रहे पलटी मारने लगी। तुषार मेहता साहब फरमाया उन्होंने, एसजी ने, हमने यूपी मामले में पहले ही हलफनामा दाखिल कर दिया था कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है, किसी संपत्ति को गिराने का आधार नहीं हो सकता। नगर निगम कानून, नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन करने पर ही कार्रवाई की जाती है। साथ ही कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए पहले नोटिस जारी किए जाने चाहिए, पक्षों की बात सुननी चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है, या यहाँ तक कि बलात्कार, हत्या या आतंकवाद में भी दोषी है, उसे गिराने का आधार नहीं माना जा सकता। ये साहब तुषार मेहता साहब ने यूपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा। क्या इसका अभी तक पालन हुआ? इसी पर सुप्रीम कोर्ट एक जो है सिटीजन कमेटी बना के जांच करा ले, हाई कोर्ट के वकीलों की कमेटी बना के जांच करा ले। हाँ, उसमें उस कमेटी में सभी धर्मों के लोग होने चाहिए, और सब लोग निरपेक्ष होने चाहिए, कोई सापेक्ष नहीं होना चाहिए। चाहे वो नास्तिकता का सापेक्ष हो, चाहे आस्तिकता का सापेक्ष हो, उसको सापेक्ष नहीं होना चाहिए। करा के देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कि जो गिरा है उसमें कौन कौन से कानून का पालन हुआ है। तो ये स्थिति है। एक अब वो सवाल है कोर्ट सर कुछ भी कहे जी, कि हलफनामा में कुछ और लिखा रहता है, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बुलडोजर चल ही जाता है। तो क्या न्यायपालिका मान लिया विवश है क्या? या सरकारें जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह काम करती हैं? सरकारें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनको माफी मांगने का, उनको सर झुका के खड़ा। आप सुनिए, असम में नोटिस जारी हुई है, मैंने उसके बाद ध्वस्तीकरण की अवमानना की जो है विश्व सरकार, असम सरकार को। तो क्या विश्व शर्मा जो है, हेमंत विश्व शर्मा, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के सर के बल खड़ा जाएगा? अधिकतम वहां के चीफ सेक्रेटरी आएंगे, वो हाथ जोड़ के लगेंगे माफी मांगने।
फिर सवेरे से शाम तक उनको अगर अगर ये उनको बर्खास्त कर दें अवमानना में कि आप चीफ सेक्रेटरी रहने लायक के नहीं है, 2-3 को बर्खास्त करें, पूरे देश में अवैध काम बंद हो जाएगा। 2-3 डीजीपी को बर्दाश्त करेंगे, पूरे देश में अवैध जो है वो क्या कहते हैं, जो फर्जी मुठभेड़ हो रहा है वो बंद हो जाएगा। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, जी। आप समझ लीजिए। हाँ, और जो हाई कोर्ट के जज साहब लोग बैठ के इस तरह की अवमानना की कार्रवाई कर रहे हैं, उन इस तरह का जो है जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी वो जो महाअभियोग अपनी जगह, जब 142 में आपके पास अधिकार है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ कानून आप बना सकते हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं आप डायरेक्शन जारी करते? एक जज जो कह रहा है कि जो है मुसलमानी बस्ती को कह दे रहा है कि ये जो है वहां ये जो है मिनी पाकिस्तान है, उसको आप उसकी माफी पे छोड़ दे रहे हैं, एक सो कॉल डांट लगा के। अधिकतम क्या होगा कि उस डांट के आधार पर उसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं करेंगे, उसको दंड क्या मिला, उसकी मानसिकता को दंड क्या मिला। तो जब आप दंडित नहीं करेंगे तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अराजकता की स्थिति रहेगी। आपके बता दें, कोई इसमें तो कुछ सुप्रीम ब्लंडर कोर्ट की पास भी बेइज्जती करेगा, होगी कोई ना? कुछ पास करेगा है सुप्रीम जी। कोर्ट की भी तो बेइज्जती होती है। तो बेइज्जती होती है, सवाल है कि आप ही जज बनाते हैं, और जो पार्लियामेंट है वंड बंड जो है वो जो सरकारें आती है वो पास करती हैं, दूरगामी जो है वो क्या कहते हैं रिजल्ट की चीजें नहीं पास करती। ठीक है, आप एनजेएसी में नहीं आप पास कर पाए, उन्होंने उसको फेल कर दिया, आपने पास किया था, तो आप उनके जो आचरण संहिता है उसको क्यों नहीं पास करते? आप उन्हीं की कमेटी बना के कहिए कि ये जो पुराने 5 चीफ जस्टिस रहेंगे, 2 स्टेट के, 3 केंद्र के, उन लोगों की कमेटी रहेगी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, और वो जो है जो सिफारिश करेगी उसके आधार पर दंडित किया जाएगा। यहाँ तो जज भी जाति के अनुसार बटे हुए हैं, अपनी अपनी जात के जजों की रक्षा करते हैं। बनिया जज अपनी रक्षा करते हैं, ब्राह्मण जज अपनी रक्षा करते हैं, आपके कायस्थ जज अपनी रक्षा करते हैं, बाकी तो लोग नेग्लिजिबल हैं। वो यही दिखाने में लग जाते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं, वो बाकी तीनों की जो है चाकरी करते हैं पीछे से। आपसे बता दें, वो यही प्रमाणित करने में लगे रहते हैं कि मैं अपने धर्मवादी या जातिवादी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो 2 लोग रहे तो कह देंगे रतन लाल जी बड़ा इस समय चल रहा है, जेपी सिंह बड़ा चल रहा है, लेकिन वो 500 रहे तो कोई जातिवाद नहीं है, क्योंकि तब उत्कर्ष है जी। चलिए ये सर, तीनों जातियों का प्रमुख लक्षण है, आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में पूरी लॉबी है बनिया जजों को बनवाने की, आपके कायस्थ जजों को बनवाने की, और ब्राह्मण जजों को बनवाने की। चलिए बहुत शानदार बातचीत। अगर 2-3 चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दे सुप्रीम कोर्ट, या 2-3 डीजीपी को अगर सस्पेंड कर दे, तो बुलडोजर जस्टिस जो मनमानी है वो भी रुकेगा, जो फर्जी इनकाउंटर है वो भी रुकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जेपी सिंह साहब ने। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ, शुक्रिया।